हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीके पटेल और मैं स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर। आपका ये जो करंट अफेयर होगा ये जनवरी मंथ का होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, पूरे जनवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको सबको समावेश करके उनका एक पूरा निचोड़ लेकर यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इस वीडियो में पूरे जनवरी मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जो पद्म अवार्ड, ठीक है, ये कब दिया गया था, तो इसकी घोषणा कब की गई थी, 26 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और यह जो है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, कौन, आपका पद्म अवार्ड। आप लोगों को पता होगा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपका पद्म अवार्ड आता है और इस पद्म अवार्ड को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला है वो है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद आता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा और साहित्य तथा खेल कूद के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और इसका जो शुरुआत हुआ था तो ये 1954 से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति, ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू जी क्या हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कुल अवार्ड दिए गए हैं पद्म अवार्ड, उनकी संख्या कितनी है, टोटल 106 है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड मिला है। तो ये डाटा आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितनी महिलाओं को मिला है, तो 19 महिलाओं को मिला है और कुल संख्या कितनी है, तो आपका 106 है। इन 106 का अगर डिवाइड करें तो 6 मिले हैं पद्म विभूषण। ठीक है, 6 व्यक्तियों को मिले हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को मिले हैं और पद्मश्री जो अवार्ड दिया गया है यह 91 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये जो पद्म विभूषण है, ठीक है, कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। किनको किनको मिला है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला नाम है मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दूसरा नाम है बाल कृष्ण दोषी जी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वास्तुकला से संबंधित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद तीसरा नाम है दिलीप महाल नावी जी। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो चौथा नाम है जाकिर हुसैन का, इन्हें आप लोगों को पता होगा कौन है, तबला वादक है और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पांचवा नाम है S.M. कृष्णा जी और ये समाज सेवा के क्षेत्र में आपका इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। अगला नाम है श्रीनिवास वर्धन जी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपका पद्म विभूषण दिया गया है। अगर वहीं पे बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये तो आपका पद्म विभूषण था, ये टोटल 6 लोगों को मिला था। और पद्म भूषण की बात करें तो टोटल 9 लोगों को मिला है। ठीक है, और पद्मश्री की बात करें तो टोटल 91 लोगों को मिला है। इसमें से 91 में से सर्वाधिक 3, ठीक है, मतलब आपके छत्तीसगढ़ के लिए सर्वाधिक 3 आपका पद्मश्री इस साल दिया गया है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साल में इतने सारे आपको पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो इस साल में छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं, जो पहला नाम है उषा बाल्ले जी, कौन है बोलने से आपका पंडवानी गायिका है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, भिलाई दुर्ग की रहने वाली है। अगला नाम है डोमार सिंह कुंवर जी। ठीक है, किससे संबंधित है, तो नाचा कलाकार हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, बालोद के रहने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तीसरा नाम क्या है, अजय कुमार मंडावी जी। ठीक है, काष्ठ कला संबंधित है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कांकेर के रहने वाले हैं। ये तीनों नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे जो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, मनाया गया, कब मनाया गया, तो 8 से 10 जनवरी को यह मनाया गया। कौन से क्रम का था, तो 17वां क्रम का था। कब से शुरू हुआ, तो यह 2003 से शुरू हुआ, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या लगाना है, 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और स्थान कहाँ पे मनाया गया, तो इंदौर में मनाया गया, जो कि कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका थीम क्या था, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो
हो जाएगा, इसका थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, उसके बाद इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। तो मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला नाम आप लोगों को नोट करना है विशिष्ट अतिथि। ठीक है, विशिष्ट अतिथि कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे तो क्यों मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को वे भारत वापस लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत वापस लौटे थे। तो इस दिन की महत्ता को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डेट आप लोग को याद रखना है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915। आगे हम लोग बात करें तो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, युवाओं के लिए जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें किसकी साझेदारी रही, तो यहाँ पे युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा इन दोनों का संयुक्त रूप से साझेदारी यहाँ पे रहा। इसमें सम्मानित अतिथि कौन है, तो जनेटा मेस रेनहास। ठीक है, कहाँ क्या है, सांसद है, तो ऑस्ट्रेलियाई सांसद है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग को देखना है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी को किया गया और ये कौन से क्रम का है, तो 108वां क्रम का यह भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। ठीक है, और स्थान अगर पूछता है आपसे तो आपको क्या लगाना है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर इसका थीम पूछे, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना है कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये इसका क्या है, थीम है। किसका, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। कौन से क्रम का है, 108वीं क्रम का है। अगर बात करें हम लोग इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के आयोजन की, तो ये आपका आयोजन कब किया गया, 1 से 3 जनवरी के बीच में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो पीपल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया। स्थान अगर पूछे तो स्थान आपको बताना है कन्नूर विश्वविद्यालय, जो कि आपके केरल में स्थित है। वहीं पे केरल से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, तो केरल का एक जिला है जिसका नाम क्या है, कोल्लम। ठीक है, क्या है नाम, कोल्लम, जो कि क्या बन गया है, देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो कोल्लम जिला पंचायत। ठीक है, और उसके साथ में जिला योजना समिति और वहां के स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इस जो आयोजन है, ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, इस जो अभियान है उसका नाम दिया गया द सिटीजन संविधान साक्षरता अभियान। मतलब इस अभियान में वहां के स्थानीय नागरिकों को संविधान के बारे में जागरूक किया गया। ठीक है, और जो प्रशिक्षक थे इनका नाम क्या था, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इनका नाम था सीनेटर। इन्हें सीनेटर नाम से संबोधित किया गया, किनको, प्रशिक्षक को। अगर केरल की बात करें तो केरल के लिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरल देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, जो पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल हो गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल हो गया है, तो आपको क्या लगाना है, केरल। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है, के अनुसार सभी जिला में कम से कम एक बचत और एक चालू खाते को डिजिटलाइज करने वाला यह पहला राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय। ठीक है, यह भी आपके कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे क्या है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय। ठीक है, ताड़ के पत्ते कहने का मतलब स्थानीय भाषा में इसे हम लोग ताल बोलते हैं। तो ताल के पत्ते से बना जो पांडुलिपि है उसका संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, यहाँ पे स्थित है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है, तो यूरोपीय शक्तियों को हराने वाली एशिया की जो पहली साम्राज्य थी, ठीक है, कौन सी साम्राज्य थी, त्रावणकोर के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। किसमें, आपके इस पांडुलिपि में जानकारी दी गई है। अगर आपसे पूछता है कि इस संग्रहालय में कितने पांडुलिपि स्थित हैं, तो आपको बताना है 187 पांडुलिपि स्थित है। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिशन 929। ठीक है, अब मिशन 929 के लिए हमें जाना पड़ेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा आ जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, त्रिपुरा में आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, ठीक है, इसमें मतदान प्रतिशत को कितना प्रतिशत करना होगा, 92% हमें करना होगा। मतलब इसका लक्ष्य क्या है आपका, कि इस मिशन का लक्ष्य यह है कि त्रिपुरा में आने वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मतदान प्रतिशत को 92% किया जाना है। ठीक है, और यह मिशन आपके त्रिपुरा के 929 मतदान केंद्रों पर लागू किया गया है, इसलिए इस मिशन का नाम क्या पड़ा, मिशन 929। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को
याद रखना है। और किसके द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, यह मिशन चलाया जा रहा है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में मुख्य आयुक्त कौन है, निर्वाचन आयुक्त, तो ये है राजीव कुमार। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है तो आपको बताना है सुकुमार सेन जी हैं। ठीक है, अगर पूछता है प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आपको बताना है वीएस रमा देवी। ठीक है, अगर आपको पूछे कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 324 में यह उल्लेखित है। और वहीं पे पूछे कि मतदान का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है तो आपको बताना है अनुच्छेद 326 में यह उल्लेखित है। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग को देखना है कि भारत का निर्वाचन आयोग का जो दूसरा सम्मेलन है, ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और किसके द्वारा, तो भारत की चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है, तो थीम है प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग। ठीक है, आपको थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग, इसका थीम है। कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और किसके द्वारा, तो भारत की चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये दूसरा सम्मेलन है। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये आपके 31 अक्टूबर से आपके 1 नवंबर तक यह पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ठीक है, ये कौन से क्रम का है, 13वां क्रम का है। कब मनाया गया, तो 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। ठीक, उसके बाद इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपकी माननीय राष्ट्रपति, ठीक है, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि की बात करें तो नाम आप लोगों को याद रखना है, जो विधि एवं न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, इनको क्या विशिष्ट अतिथि रूप में निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, और इसका थीम क्या है, तो इसका थीम आप लोगों को नोट कर लेना, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो आपके 13वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस आयोजन में जो आयोग का राष्ट्रीय गीत था, ठीक है, इसका भी विमोचन हुआ। तो ये विमोचन जो गीत है उसका टाइटल क्या है, तो टाइटल है मैं भारत हूं और हम भारत के मतदाता। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एकदम कंठस्थ देखना है। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तस्वीर दिख रही होगी, इसका नाम क्या है, शिवा चौहान है। ठीक है, कौन है, तो कौन है, आपके भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन, ठीक है, इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो आपकी कौन है, शिवा चौहान। ठीक है, अगर इनकी पोस्टिंग पूछे तो आपको बताना है कि सियाचिन में स्थित कुमार पोस्ट पर इनकी पोस्टिंग हुई है। और इसकी ऊंचाई पूछे तो आपको बताना है 15,632 फुट इसकी ऊंचाई है। अगर सियाचिन के बारे में बात करें तो ये अभी भारत के नियंत्रण में है। कब से पूछे तो आपको बताना है 1984 से यह भारत के नियंत्रण में है। ठीक है, किस स्थान पर है, तो यह लद्दाख में है, आपको बताना है। और किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। और इसकी लंबाई कितनी है, आपकी 76 किलोमीटर है। ठीक है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। वहीं पे अगर बात करें हम लोग, एक और नाम है, फेमस नाम है, अवनी चतुर्वेदी जी। ठीक है, कौन है बोलने से विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट है। यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। जो हमारे भारत देश का अन्य देशों से युद्धाभ्यास होते हैं उसमें भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो इनका नाम क्या है, अवनी चतुर्वेदी। किनके बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ, तो भारत और जापान के बीच में, जो भारत और जापान की वायुसेना है इनके बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ। और जब भी भारत का किसी अन्य देश से युद्धाभ्यास होता है तो उसका एक विशेष नाम होता है। तो इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, वीर गार्जियन है। ठीक है, आप लोगों को यह भी नाम याद रखना है। इस जो भारत और जापान के बीच में वायुसेना के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम क्या है, वीर गार्जियन। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अन्य देशों से भारत युद्धाभ्यास करता है उनमें प्रमुख जो नाम है उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को गरुड़ नाम से जानते हैं। भारत और चीन के नाम से होने वाले युद्धाभ्यास को हैंड इन हैंड नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर बात करें भारत और रूस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को इंद्र के नाम से जानते हैं। और बात करें भारत और नेपाल के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास को सूर्य किरण के नाम में रूप में जानते हैं। और वहीं पे अगर बात करें भारत और ब्रिटेन में होने वाले जो युद्धाभ्यास है उसको हम लोग इंद्रधनुष के नाम से
जानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग को देखना है जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। ठीक है, यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो यह एनटीपीसी के द्वारा शुरुआत किया गया। अगर पूछता है जगह आपसे तो आपको बताना है कवास टाउनशिप, जो कि आपके गुजरात के सूरत में स्थित है। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होगा, तो इससे हमें क्या करना है, कार्बन के उत्सर्जन में कमी करना है। किससे, आपके भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के थ्रू हमें क्या करना है, कार्बन के उत्सर्जन में कमी करना है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 2030 तक, ठीक है, कब तक, 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन क्या करना है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। और साथ ही साथ 2070 तक कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको शून्य उत्सर्जन करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। अगर एनटीपीसी की बात करें तो ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो एनटीपीसी है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। अगर इसका स्थापना वर्ष पूछता है तो आपको बताना है 1975। और अगर इसमें पूछता है कि वर्तमान में इसमें कितनी आपकी बिजली उत्पादन की जा रही है, तो आपको बताना है 70,884। ठीक है, अगर वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता पूछता है यहाँ पे अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि यहाँ पे कितनी बिजली उत्पादन की जा रही है, तो आपको बताना है 70,884 मेगावाट। और 2032 तक इसका लक्ष्य कितना है, 130 गीगावाट बिजली उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। किसका, एनटीपीसी का। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में, वहाँ पे पूछा गया था जो एनटीपीसी की कंपनी है, ठीक है, जो कोयला आधारित बिजली उत्पादन करने वाली कौन सी अधिकतम कंपनी है। ठीक है, जो कंपनी है विंध्याचल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कोयला आधारित एनटीपीसी कंपनी है। यहाँ पे अधिकतम क्या होता है, 4,760 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। अगर गैस आधारित पूछे तो आपको बताना है दादरी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे कितना बिजली उत्पादन होता है, तो 829.78 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछे जल विद्युत पर आधारित पूछे तो आपको बताना है कोलंडम, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे कितना मेगावाट बोलने से आपको कितना बताना है, 800 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अगर सौर ऊर्जा से पूछे तो आपको बताना है राजगढ़ सोलर प्लांट, जो कि कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से कितनी बिजली उत्पादित होती है, तो 50 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे एनटीपीसी की शाखा है, तो आपको बताना है पहला तो आपका बिलासपुर, ठीक है, उसके बाद आपका कोरबा, और तीसरा जो है आपका रायगढ़। ठीक है, ये तीनों नाम आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी कहाँ स्थापित है, तो आपके बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग बात करेंगे जो गणतंत्र दिवस हुआ वो कौन से क्रम का था इस बार का, आपके 74वां क्रम का था। कब आयोजित होता है, तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 से यह शुरुआत हुई थी। और यह देखना है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन आपके जो हमारे भारतीय संविधान है, ठीक है, इसको लागू किया गया था, मतलब गणतंत्र स्थापित किया गया था। इसीलिए इस दिन की महत्ता को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्रम आपसे पूछ सकता है कौन से क्रम का था, 74वां। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्देल फत्ताह अल सीसी। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये मुख्य अतिथि थे। इसका थीम क्या है, तो जन भागीदारी इसका थीम था। अगर स्थान आपसे पूछे तो कर्तव्य पथ, जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। अब बोलोगे सर हर साल तो राजपथ में होता था, लेकिन इस साल कर्तव्य पथ में क्यों, तो ये जो राजपथ था इसका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है, इसका नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। अगर ध्वजारोहण किसने किया ये पूछे तो आपको बताना है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं जो गणतंत्र दिवस होता है इसमें ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और जो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, जो गणतंत्र दिवस होता है उसमें विभिन्न राज्यों की क्या होती है, झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, और उन झांकियों में जो पहला स्थान प्राप्त होता है, दूसरा स्थान प्राप्त होता है और तीसरा स्थान प्राप्त होता है, उसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे झांकियों में जो स्थान रहा, पहला स्थान वो कौन से राज्य का रहा, उत्तराखंड। दूसरा स्थान कौन से राज्य ने प्राप्त किया, महाराष्ट्र। और तीसरा किसका रहा, उत्तर प्रदेश का रहा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग को देखना है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर ब्रिज,
ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, तो ये आपके बन रहा है मणिपुर में, ठीक है। इसका नाम क्या है, जिरीबाम इम्फाल ब्रिज, मतलब जिरीबाम से इम्फाल तक यह ब्रिज बनाया जा रहा है। और पिलर से क्या आशा है, तो पिलर से मतलब ये खंभा वाला, ठीक है। अगर किसी पुल की हम अगर लंबाई को पूछते हैं, अगर नापते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक तो हम लोग तल से नापते हैं, या तो अगर कोई बीच में नदी है, ठीक है, पुल तो नदी के ऊपर ही बनाई जाती है, तो उसके जो तल है उससे हम लोग नापते हैं। लेकिन इसकी लंबाई को हम लोग किससे नाप रहे हैं, ये जो खंबे के ऊपर में जो बना है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिलर, और इसी की लंबाई को हम लोग मापेंगे। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर ब्रिज आपके मणिपुर में स्थित है। किस नदी पे बनाई जा रही है, तो इजाई नदी पे बनाई जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है इम्फाल देश को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो आपको बताना है 141 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी, ठीक है। इसका 75% काम आपका हो चुका है। आने वाले साल में, इस साल में मतलब वर्तमान साल में आपके दिसंबर तक इसको पूरी तरह से मतलब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अभी वर्तमान की बात करें तो माला रिजिका वायडक्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 111 मीटर है। ये अभी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची पिलर ब्रिज है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में देना है कि दुनिया की सबसे ऊंची पिलर ब्रिज कहाँ बनाई जा रही है, तो आपको मणिपुर, जिसका नाम क्या है, जिरीबाम इम्फाल ब्रिज। वहीं पे हम लोग बात करेंगे तो गंगा विलास क्रूज, ठीक है, आप लोगों को तस्वीर में देखने को मिल रहा होगा, इसका नाम क्या है, गंगा विलास क्रूज। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि वाराणसी से, ठीक है, बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक इसमें यात्रा की जा रही है। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे तो एक ही क्रूज द्वारा की जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा होने वाली है, किसमें, आपकी इस क्रूज में, ठीक है। और अगर दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यही है, ठीक है, आप लोगों को नाम याद रखना है, गंगा विलास क्रूज इसका नाम है। और इसने क्या किया है, 50 दिन में 3200 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला पॉइंट अगर देखें हम लोग तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 27 नदी प्रणाली से यह क्रूज गुजरेगी। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्रूज जो सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित अन्य अभ्यारण्य से भी गुजरेगा। और यह क्रूज प्रदूषण मुक्त और स्वर्ण नियंत्रण तकनीकों से लेस होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो एक ही क्रूज द्वारा दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा कौन से क्रूज द्वारा की जा रही है, तो गंगा विलास क्रूज द्वारा की जा रही है। और यह बांग्लादेश और भारत के कितने नदियों से गुजर रहा है, तो 27 नदियों से यह गुजर रहा है, ठीक है। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजर रहा है, तो काजीरंगा इसमें नाम आया है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सियोम पुल, जो कि कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 3 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। और निर्माण किसने किया, तो सीमा सड़क जो संगठन है उसके द्वारा यह निर्माण कार्य पूरा किया गया। और इसकी स्थापना पूछे तो आपको बताना है 1960 में यह स्थापित किया है। कौन, आपका सीमा सड़क संगठन स्थापित हुआ। अगर महत्व पूछे तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है ये चीन से लगा हुआ है, ठीक है, तो चीन की सीमा पर बना सामरिक महत्व का यह पुल होने वाला है। कौन, आपका सियोम पुल। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बन रही है, तो ये आपके बन रही है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। विशेषता क्या है, तो साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। अगर आपसे नदी पूछे तो इसमें आपको लगाना है हुगली नदी, ठीक है, आपको क्या बताना है, हुगली नदी पे यह बन रही है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यह क्या है, भारत में पहली मेट्रो रेल योजना जो कि 1984 में शुरू हुई थी, ये कहां से कहां तक चली थी, टालीगंज से कोलकाता तक, सॉरी दमदम से टालीगंज, जो कि कोलकाता में ही शुरू की गई थी। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अगर सुन्नी बांध परियोजना आपसे पूछे तो आपको बताना है शिमला मंडी जिला, जो कि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में आपके स्थित है। कौन सी नदी पे है, तो आपके सतलुज नदी पे है। और कितनी आपका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कितने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको बताना है 382 मेगावाट के बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग को देखना है विश्व का पहला विषरोधी केंद्र, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, तो ये आपके बन रहा है गुजरात में। और यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विषरोधी केंद्र बनाने का। तो भारत में पाए जाने वाले जितने भी आपके जहरीले सर्प हैं उनके विष को निकाल करके इंजेक्शन बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें विशेष क्या है, ये देखते हैं कि इस केंद्र में 3000 सांपों को रखा जाएगा। और ये सांप कहाँ से आएंगे, तो ये सांप लाए जाएंगे महाराष्ट्र से, आपके मध्य प्रदेश से, और कहाँ से लाए जाएंगे, राजस्थान से। 3 नाम आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सांप का जो विष होगा किस फॉर्म में होगा, तो पाउडर के फॉर्म में होगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे तो दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन
अब नोजल वैक्सीन क्या है, तो ये वैक्सीन क्या है, नाक से ली जाने वाली वैक्सीन है, ठीक है। नोजल वैक्सीन का अर्थ क्या होगा, नाक से ली जाने वाली वैक्सीन। और इसको लॉन्च किसने किया, तो मनसुख मंडाविया जी, जो क्या है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जितेंद्र सिंह जो क्या है आपके साइंस एवं टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया है, इनकोवेक। ये नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है आपको दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन कौन सी है, तो आपको बताना है इनकोवेक। और किसके द्वारा यह बनाया गया है, तो हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा यह बनाया गया है संयुक्त रूप से, ठीक है। इसमें विशेष क्या है, तो इस जो नोजल वैक्सीन की बुकिंग, ठीक है, कोविन पोर्टल पर, कोविन पोर्टल वहीं पे आप लोगों ने क्या दिया था, जो कोविड का जो वैक्सीन, ठीक है, इसी पोर्टल पे आप लोग क्या किए थे, रजिस्टर कराए थे, तभी आप लोगों को कोविड का वैक्सीन आप लोगों को दिया गया था, ठीक है। इसी पोर्टल पे इसकी बुकिंग होगी, किसकी, आपके इस नोजल वैक्सीन की। और इसका आपका ये आपके लिए फ्री नहीं है, कौन, आपका नोजल वैक्सीन, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो आपको 325 रुपये लेके जाना है, अगर आप प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं तो आपको 800 रुपये लेके जाना है, ठीक है। और यह नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पे लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में, दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग को देखना है तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार, ठीक है, कौन है, तो आपका कौन है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया ने क्या किया है, जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, ठीक है। और कितनी गाड़ी की बिक्री की है, तो 4.25 मिलियन गाड़ियों की बिक्री की है, कब, 2022 में, ठीक है। अगर जापान का पूछे तो जापान को आपको बताना है 4.20 मिलियन गाड़ियों की बिक्री जापान कर पाया है। इसीलिए क्या हो गया है, जापान पीछे रह गया और भारत आगे निकलकर विश्व दुनिया की तीसरी बड़ा ऑटो बाजार बन गया। और अगर पहला पूछे तो आपको बताना है चीन है, और दूसरा पूछे तो आपको बताना है अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसको डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है। तो ये आपकी शुरुआत कब से की गई, तो 11 जनवरी 2023 से की गई। और इसका नामकरण क्या है, यूविन। आपके जो कोविन आया था कोविड-19 में, उसी की तर्ज पे इसका नाम क्या रखा गया है, यूविन रखा गया है। और इसका जो उद्देश्य है क्या है, जो नियमित टीकाकरण होता है, जो बच्चे लोगों को दिया जाता है, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, उसमें आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता। जैसे आप लोगों को कोविड का इंजेक्शन दिया जाता था तो उसमें पोर्टल में आप लोगों को रजिस्टर करना होता था, और उसी में आप लोगों को ये ध्यान में रखना ही पड़ता था कि मुझे अगला टीका कब लगवाना है, ठीक है। तो ये फायदा होने वाला है, नियमित टीकाकरण को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के तौर पर तैयार करने की तैयारी की जा रही है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे हम लोग को देखना है 5000 वर्ष पुराने हड़प्पा संविधान के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक नाम है जूना खाटिया, जो कि आपके कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ से आपको उत्खनन से, ठीक है, उत्खनन से क्या मिले हैं, कतारों में संवादान संस्कार मिले हैं। और इसकी विशेषता क्या है, तो यह गुजरात के हड़प्पा कालीन स्थलों से भी पुराना बताया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि गुजरात से अभी हाल ही में जो 5000 वर्ष पुराना हड़प्पा संवादान में क्या मिला है, तो आपको बताना है कतारों में संवादान के संस्कार के परिणाम मिले हैं, ठीक है, स्थल मिले हैं। और इसका अगर नाम पूछे तो आपको बताना है जूना खाटिया। वहीं पे अगर पूछे आपको कि देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये जो स्थान है ये कहाँ पे दिया गया, ये आपके हर साल क्या होता है, जो देश के जितने पुलिस स्टेशन है उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो स्थान आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि परिसर नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया। और इसमें रैंकिंग देखें तो पहले नंबर पे कौन है, अस्का थाना है, जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके उड़ीसा में स्थित है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो गंगापुर थाना है, जो कि ये भी आपके कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगर तीसरा नाम आपसे पूछे तो आपको बताना है बनबसा थाना, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। वहीं पे अगर बात करें हम लोग तो भारत ने अपना क्या कर लिया है, पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसका नाम क्या है, भार ओएस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। भारत का अपना जो पहला अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है उसका नाम क्या है, भार ओएस। और अगर स्थान पूछे तो ये कहाँ पे बना है, आईटीआई मद्रास में बना है। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो J&K ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो आईटीआई मद्रास की ही नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। कौन, आपके J&K ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और यह जो भार ओएस है, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह आम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा और ओपन सोर्स होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो हमें देखना है कि भारत ने जो सर्वाधिक प्याज के निर्यात किन देशों को किया, तो पहले स्थान
स्थान पे आपके बांग्लादेश हैं, दूसरे स्थान पे आपके मलेशिया हैं और तीसरे स्थान पे आपके कौन है, श्रीलंका है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत द्वारा प्याज का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया गया तो आपको बताना है बांग्लादेश, अगर दूसरा पूछे तो मलेशिया और तीसरा पूछे तो आपको बताना है श्रीलंका। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नोटबंदी की। तो ये कब हुई थी, आपके 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से यह लागू की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा की गई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह फैसला लिया गया था। अब यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी। ठीक है, और लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को क्या वैध करार दिया है। ठीक है, किसके फैसले को, जो केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया था नोटबंदी को वैध करार सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछ सकता है कि नोटबंदी कब हुई थी, तो आपको बताना है 8 नवंबर 2016 को। और जो नोटबंदी के उद्देश्य थे, इसमें 5 बड़े मकसद बताए गए थे। कौन कौन से थे, जो पहला मकसद था कि काले धन को खत्म करना। ठीक है, ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद क्या है, देश को कैशलेस बनाना, ये इसका दूसरा मकसद है। अगर तीसरा पूछे आपसे तो नकली नोटों को खत्म करना। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और जो चौथा मकसद है ये क्या हो जाएगा, बड़े नोटों को कम करना, ताकि क्या हो सके, जो काला धन है वो एकत्रित ना हो सके। ठीक है, और पांचवा जो मकसद है वो क्या है, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। ठीक है, तो ये 5 बड़े मकसद थे किसके, आपके नोटबंदी के। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 10 जनवरी 2023 को मनाया गया। कब से मनाया गया, तो आपके 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, अगर पूछे आपसे तो आपको बताना है 10 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, कहाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी बोले जाने की सालगिरह को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन, ठीक है, जिसका कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है, किस देश में आयोजित की जा रही है, तो आपके फिजी में आयोजित की जा रही है। फिजी के नाडी में यहाँ पे आपका आयोजित हो रहा है क्या, आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। कब से कब तक, तो आपके 15 से 17 फरवरी के बीच में यह आयोजित की जा रही है। अगर इसका थीम पूछे आपसे तो आपको बताना है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। ये इसका थीम है, इसको भी आप लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है उसमें हिंदी का स्थान कौन सा है, तो हिंदी तीसरे स्थान पर काबिज है। पहले स्थान पे आपके अंग्रेजी है। ठीक है, अगर दूसरे स्थान आपको पूछे तो दूसरा स्थान आपको बताना है चीनी भाषा, और चीनी के बाद आपका कौन आता है, आपका हिंदी भाषा आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग को देखना है थल सेना दिवस। इससे पहले आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूं, ये जो पीडीएफ है ये हमारे मोबाइल ऐप कंपटीशन एकेडमी, जो कि डिजिटल क्लास के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसी में आप लोगों को इसका पीडीएफ और यह वीडियो लेक्चर क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थल सेना दिवस कब आयोजित किया गया, तो 15 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। अगर कारण आपसे पूछे क्यों आयोजित किया जाता है तो आपको बताना है कि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, नाम याद रखना है, के.एम. करियप्पा ने भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। और जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, फ्रांसिस बुचर, इन्होंने यह पदभार उनको सौंपा था। किनको, के.एम. करियप्पा को। और के.एम. करियप्पा ने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1947 में, इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था, आपके के.एम. करियप्पा। तो इसी दिवस की महत्ता को आपके थल सेना प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन कब किया गया है, 24 जनवरी 2023 को किया गया। अगर पहली बार पूछे आपसे तो आपको बताना है 24 जनवरी 2008 से यह आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया जाता है तो आपको बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। अब कारण पूछोगे तो कारण मैं बता दूं कि जो हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री
जिनका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। इन्होंने 24 जनवरी 1966 को शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इस 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके पहले हम लोगों ने थल सेना दिवस 15 जनवरी, और अगर मान ले आपसे पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस तो आपको बताना है 24 जनवरी। अगर आपसे पूछता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 24 जनवरी। ठीक है, इस साल का 24 जनवरी 2023 को मनाया गया। ठीक है, इसका थीम क्या था, थीम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना है कि लोगों में निवेश और शिक्षा को प्राथमिकता देना इसका थीम है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों एवं महिलाओं को समर्पित किया गया है। जो इस वर्ष का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये किसको समर्पित किया गया है, तो अफगान लड़कियों एवं महिलाओं को समर्पित किया गया है। और शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार की घोषणा सार्वभौमिक लेखा जोखा 26 में निहित है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय युवा उत्सव कौन से क्रम का है, 26वां क्रम का है। कब से कब तक मनाया गया, तो 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में यह मनाया गया। और स्थान पूछे तो आपको बताना है हुबली, जो कि कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इसका थीम क्या था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम था। ठीक है, अब पूछोगे क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारे युवा हैं, ठीक है, यूथ हैं, उनका आइकन कौन माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद। और इनका जन्म दिवस कब है, तो इनका जन्म दिवस है 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस है। और अगर आपको सन याद रखना है तो याद रख सकते हो 12 जनवरी 1863 को किसका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद को। तो इसी उद्देश्य से जो इनके यूथ के आइकन है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद है, इन्हीं की जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की, तो यहाँ पे आपको बताना है 50वें क्रम के जो CGI हैं, ठीक है, कौन है, आपके DY चंद्रचूड़, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनको क्या दिया गया है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो दुनिया में कानूनी पेशे के लिए आजीवन सेवा सम्मान के रूप में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग को देखना है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, यह क्या है, अवार्ड है। ठीक, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कैलिफोर्निया के बेलवे हिल्स में इसका आयोजन किया गया। और जो फिल्म RR है, साउथ इंडियन फिल्म है RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके संगीतकार कौन है, तो MM किरवानी, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका गीतकार पूछे तो गीतकार कौन है, तो गीतकार हैं आपके चंद्र बोस, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे RR फिल्म के निर्देशक कौन है तो आपको बताना है SS राजमौली। ठीक है, SS राजमौली इसके निर्देशक हैं, जिन्होंने क्या बनाया था, बाहुबली भी फिल्म इन्होंने ही बनाया था। भारत की पहली ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने क्या जीता, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता, तो उसको आपको बताना है RRR। आगे हम लोग को देखना है KD जाधव, जो कौन है, आपके भारतीय रेसलर हैं। ठीक है, इनका जन्म पूछे तो आपको बताना है 15 जनवरी 1926। अगर मृत्यु पूछता है तो आपको बताना है 14 अगस्त 1984। और चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इनके जन्म दिवस जो कि 97वीं जयंती थी 15 जनवरी को, जो गूगल है, ठीक है, उन्होंने अपना डूडल इन्हें समर्पित किया था। किन्हें, आपके KD जाधव को। तो इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीता था। ठीक है, तो KD जाधव आपके स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ओलंपिक मेडल प्राप्त किया था। और अगर KD जाधव का जो अन्य नाम अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये पॉकेट डायनमो के नाम से मशहूर है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, पॉकेट डायनमो के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो KD जाधव को। और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1926 को, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एथलीट हैं जिन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत तौर पे ओलंपिक मेडल जीता था। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग को देखना है वनडे क्रिकेट इतिहास में जो सबसे बड़ी जीत है वो किस देश ने जीता, तो ये आपके भारत ने। ठीक है, किसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। कितने की पारी अंतर से हराया, तो वनडे में 317 रनों के अंतर से श्रीलंका को हराया। ठीक है, और इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, जिसने 2008 में आयरलैंड के खिलाफ 290 रनों से जीत हासिल की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत आपके वनडे में एक ऐसा देश बन गया है जो किसी देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीत चुका है, किसके खिलाफ, आपके श्रीलंका के खिलाफ। दोनों के बीच में टोटल 165 बार मुकाबले हुए हैं। ठीक है, इसमें सबसे सर्वाधिक आपके भारत ने 96 बार जीत दर्ज की है।
तो ये भी आप लोगों को देखना है। अगर वहीं पे बात करें हम लोग आईसीसी क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार आपके 2022 किनको किनको प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पहला पुरस्कार है क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। इसको दो श्रेणियों में हमने डिवाइड किया है, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष वर्ग में आपके बाबर आजम जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान, और महिला में आपके नटालिया सीवर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये आपके बेन स्टोक को मिला है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और महिला में टेस्ट क्रिकेट आयोजित नहीं होता इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये आपके बाबर आजम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अगर महिला में बात करें तो नटालिया सीवर जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। वहीं पे अगर बात करें T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तो किन्हें मिला है, सूर्य कुमार यादव जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। और अगर महिला में बात करें तो तहालिया मेगरा जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला है मार्को जॉनसन जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और अगर महिला में बात करें तो रेणुका सिंह जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोगों को देखना है आईसीसी द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन थी, तो भारत है, ठीक है। और उप विजेता कौन, तो आपके इंग्लैंड। यह आप लोगों को याद रखना है। ये पहली बार आयोजित किया गया था महिला वर्ग में अंडर 19 T20 विश्व कप। और भारत की कप्तान कौन थी, तो इनका नाम क्या है, सैफ अली वर्मा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका आयोजित हुआ। विजेता कौन है, तो विजेता आप लोग को याद रखना है अनाहत सिंह, ठीक है, जो कि कहाँ खिलाड़ी हैं, भारत के। किन्हें फाइनल में किसे हराया था, तो सोहेला हजेम को हराया था, ठीक है। कौन से देश के खिलाड़ी हैं, मिस्र की। और इसमें विशेष क्या है, तो विशेष हमें यह देखना है जो अनाहत सिंह हैं इन्होंने ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। तो पहली भारतीय कौन थी, तो जोशीना चिनप्पा थी जिन्होंने 2003 में अंडर 17 और 2005 में अंडर 19 का खिताब जीता था, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम में जो पहला आयोजित होने वाला जो ग्रैंड स्लैम आयोजन है वो कौन सा होता है, आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। पिछले पीएससी में आपके इसके क्रम को पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लोग क्रम देखेंगे। जो आयोजित होने वाली ग्रैंड स्लैम कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, और उसके बाद आपका विंबलडन ओपन, उसके बाद आपका अमेरिकी ओपन, ठीक है। अगर यहाँ पे डेट आप लोग पूछे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में, फ्रेंच ओपन आपके 1891 में, और विंबलडन ओपन आपके 1877 में, ठीक है। अमेरिकी ओपन पूछे तो आपका 1881। ये आप लोग को याद रखना है। इस साल जनवरी में आयोजित होने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, इसके जो विजेता है वो है नोवाक जोकोविच जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगर स्थान पूछता है तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, मेलबर्न जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है, ठीक है, स्थित है। और अगर उप विजेता पूछे आपको बताना है स्टेफनोस सितसियास जो कि कहाँ खिलाड़ी हैं, ग्रीस के खिलाड़ी हैं। अब इसमें विशेष क्या है, तो जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने राफेल नडाल के 22वें ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मतलब आपके नोवाक जोकोविच ने भी आपके 22वें जो ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, उसको जीत लिया है। और इसके पहले आपके राफेल नडाल ने भी 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का खिताब इनके नाम था, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको यहाँ पे हम लोग देखेंगे देश में पहली बार ई कार रेस कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो ये आपके हैदराबाद में आयोजित की जा रही है, ठीक है। अब इसमें विशेष क्या है, तो विशेष यह है कि भारत विश्व चैंपियनशिप की पहली बार मेजबानी कर रहा है। अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बिरसा मुंडा, ठीक है। ये आपके राउरकेला जो कि कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 21,000 दर्शक इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और इसमें विशेष क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, ठीक है, जिसको FIH के नाम से जानते हैं, के अनुसार बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बैठने की क्षमता के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम है। तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। और इसी साल आपका क्या हुआ था, हॉकी विश्व कप हुआ था। तो इसमें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो इस साल हॉकी विश्व कप हुआ था, ठीक है, ये कौन से क्रम का था, आपके 15वां क्रम का था। कब से कब आयोजित हुआ, तो 13 से 19 जनवरी के बीच में यह आयोजित हुआ। आयोजक कौन है, तो आयोजक हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। अगर आयोजन स्थल पूछे तो आपको बताना है उड़ीसा में ही आयोजित हुआ। और इसके विजेता कौन थे, तो जर्मनी। और उप विजेता पूछे तो आपको बताना है बेल्जियम। और यहाँ पे जो हॉकी एंथम था, तो ये हॉकी एंथम आपको याद रखना है, हॉकी दिल है मेरा, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगर अगर आप पूछोगे कि सर भारत कब हॉकी विश्व कप जीता था, तो आपको ये सन याद रखना है 1975। यहाँ पे भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे
आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, युवराज सिंह, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ब्रेंडम मैकुलम। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो आपको यहाँ पे भी इन दोनों क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, ईशान किशन, बेलिंडा क्लार्क इसके ऑप्शन है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में आपको पूरे जनवरी भर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और यहां से अपने जो जनवरी मंथ का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।